स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। चलिए देखिए, आज के सेशन को हम आगे की ओर लेकर चलते हैं। देखिए, हमारा सेशन जो था आज का, ये लाइव सेशन था, बट कुछ इंटरनेट में टेक्निकल इशू होने के कारण डियर स्टूडेंट, ये हमारा लाइव सेशन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया, इस क्लास को मैंने रिकॉर्ड करके आपके चैनल पर मैंने इसे दिया है, तो बिल्कुल आप इसे पढ़ें, अच्छा से एंजॉय करें। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो आज बात करने वाले हूं मैं कि आपका जो एसएससी का पेपर होने वाला है, सीएचएसएल का या एमटीएस का पेपर होने वाला है, उन सारे पेपर के पैटर्न पर, उनके क्वेश्चन पर आज मैं बात करूंगा। साथ साथ मैं छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। 10 मई से है बैच है, 6 से 7:30 है। तो जो बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन करें। देखिए, ये आपका एसएससी का क्लास है। आज ये 4 मई है, आपका एसएससी के क्लास में आपको बिल्कुल ये लाइव क्लास था रात 8 बजे, बट कुछ कारणवश लाइव नहीं हो पाया। तो हम कल से रेगुलर प्रयास करेंगे कि लाइव ही रहें, हम कोशिश करेंगे कि इसको लाइव में बदल दें, ट्राई करेंगे। तो बिल्कुल आप आ जाएं। देखिए, ये जो हमारा पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर है, आप एसएससी, बैंक, डिफेंस, यूपीएससी किसी भी पेपर की आप तैयारी करते हैं तो आप इंग्लिश के लिए बिल्कुल जुड़ें। आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि हाउ टू कंप्लीट योर टॉपिक, ठीक है, डे बाय डे। देखिए, हम लोग का एक एप्लीकेशन है कैरियर इंग्लिश अड्डा, आप इसे प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन पे बहुत सारी क्लासेज हैं जो आपको बिल्कुल दी जाती है। ये टेलीग्राम ऐप है। देखिए, टेलीग्राम ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। आइए हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। देखिए, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आपका सीएचएसएल और एमटीएस के पैटर्न के बारे में मैं बात करने वाला हूं आपसे। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में मैं अगर सबसे पहले आपके साथ बात करूंगा तो आइए देखिए क्या लिखा है इसके पैटर्न पर, इसके तरीका पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, लिखा है कि इसमें सबसे पहले तो आपको ये एरर है, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या गलती होता है। तो पहले पढ़ते हैं। लिखा है द वैल्यू, जो कीमत है, डॉलर ऑफ द डॉलर, डॉलर का डेक्लाइन। देखिए, डेक्लाइन यहाँ मेन वर्ब है, वैल्यू ये मेन वर्ब है, V5 है। इस वैल्यू के कारण यहाँ वैल्यू सब्जेक्ट बना हुआ है। वैल्यू सिंगुलर है तो डेक्लाइन सिंगुलर है। एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेज। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे एक वर्ब आता है रेज। रेज का मतलब होता है बढ़ाना, रेज का मतलब होता है बढ़ाना। और एक मेरे बच्चों होता है राइज, होता है राइज। राइज का मतलब होता है अपने से बढ़ जाना, बढ़ना। तो अब ध्यान से सेंटेंस में पढ़िएगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। लिखा है कि द वैल्यू ऑफ द डॉलर, तो कह रहा है कि जो डॉलर की कीमत है डिक्लाइन, कम हो जाता है। एज, जो ही, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, रेट मतलब होता है दर, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जो ही महंगाई का जो दर है रेज, बढ़ता है। तो महंगाई आप बढ़ाते हैं तब डॉलर की कीमत कम होती है, कि महंगाई अपने आप बढ़ती होगी। ठीक है, देखिए महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। तो अपने आप जब बढ़ने की बात हो रहा है तो यहाँ पे रेजेज नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा राइज। और आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है रेट इसका, देखिए यहाँ पे रेट इसका सब्जेक्ट है, तो राइज नहीं होगा, राइजेज होगा। बहुत बार एग्जाम में पेपर में आया है रेज और राइज का क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो लिखा है कि द वैल्यू ऑफ डॉलर, जो डॉलर की कीमत है डेक्लाइन, कम हो जाता है। देखिए, यहाँ द वैल्यू से लेकर के डेक्लाइन तक यहाँ पे एक सेंटेंस है, एज बीच में कंजंक्शन है। यहाँ से सब्जेक्ट रेट है, इस रेट का वर्ब यहाँ रेजेज बना था, रेजेज नहीं होगा, राइजेज होगा। समझ में आ गया। आइए दूसरा सवाल आपके पास है। देखिए, दूसरे सवाल को सबसे पहले अच्छे से पढ़ते हैं, सारे बच्चे जानते हैं, मैं जानता हूं। ठीक है, वन ऑफ। देखिए, वन ऑफ के बाद आगे द आता है, और अगर द नहीं आएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है। तो लिखा है वन ऑफ माई डिजायर। देखिए, डिजायर से यहाँ काउंटेबल नाउन है, प्लूरल के जैसा किया है, सही है कि वन ऑफ के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल है। कह रहा है कि सभी अभिलाषाओं में से मेरी जो एक अभिलाषा है, जो मेरी इच्छा है, आर, वह यह है टू बिकम, कि मैं बनूं अ डॉक्टर, एक डॉक्टर। देखिए, वन ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन आगे आने वाला वर्ब वन के अनुसार सिंगुलर होता है। तो वन ऑफ के बाद यहाँ डिजायर तो प्लूरल है, बट यहाँ वर्ब तो सिंगुलर होना चाहिए था। तो वर्ब में आपका आर गलत है, यहाँ पर आर की जगह पे क्या होगा, इज हो जाएगा। क्लियर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है वन ऑफ से आधारित। अब देखिए,
इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसे बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। देखिए लिखा है ए हॉट एंड अ कोल्ड अ स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। मतलब देखिए स्प्रिंग स्प्रिंग मतलब एक ऋतु के बारे में बात हो रहा है, मौसम के बारे में बात हो रहा है। सबसे पहले ध्यान से समझिए कि अगर कहीं मान लेता हूं मैं एंड लिखा है, एंड के पहले भी कोई वर्ड लिखा हुआ है और एंड के बाद भी कोई वर्ड है और दोनों तरफ लिखे गए, ठीक है, वर्ड, या आप ध्यान से अगर देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं आपके साथ बात करूं तो मैंने क्या कहा कि एंड के दोनों तरफ देखिए यहाँ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग। देखिए यहाँ हॉट यहाँ एडजेक्टिव है, स्प्रिंग देखिए कोल्ड भी यहाँ एडजेक्टिव है, स्प्रिंग नाउन है। तो बताइए ऐसे कहना है, ऐसे समझिए कि अगर आपके पास एक नाउन है और इस एक नाउन के पहले एडजेक्टिव की संख्या मान लेता हूं मैं 2 है या 2 से ज्यादा है, तो याद रखना होगा आर्टिकल का यूज सभी एडजेक्टिव में नहीं होता है, पहले वाले में केवल होता है और ये सिंगुलर में काम करता है। तो ए हॉट एंड ए कोल्ड जो है इस स्प्रिंग के लिए आया है, तो स्प्रिंग एक सिंगुलर नाउन है, तो कोल्ड और हॉट तो दोनों इसी के लिए आया है, तो दोनों में आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोल्ड के बाद स्प्रिंग नाउन है, हॉट के बाद नहीं है। तो आपका आंसर क्या है कि यहाँ ए नहीं होगा, तो आपका आंसर ऐसे जाएगा ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग। ठीक है, सही है बिल्कुल, तो आपका ए हटा देंगे तो आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है। आप जानते हैं कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन को रख दिया जाए तो वह नाउन और प्रोनाउन कैसा हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। क्लियर है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। लेकिन अगर कहीं पे प्रीपोजिशन लिखा हुआ है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ जाए तो प्रीपोजिशन के अनुसार वर्ब बिफोर जिरंड में हो जाता है। तो देखिए लिखा है ऑल डाउट, सभी के सभी डाउट, ऑल के बाद नाउन प्लूरल आता है, डाउट आया है प्लूरल, वर्ब देखिए प्लूरल है आर, सभी के सभी जो डाउट्स हैं आर क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट है। बिटवीन देखिए बिटवीन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। देखिए यू जो है ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस में यू रहता है। एंड आई, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था, तो ऑब्जेक्टिव केस में आई नहीं होता है, यहाँ मी हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आप समझ भी रहे होंगे। अब अगला सवाल आपका 5 नंबर देखिए आता है क्या। देखिए अगर कहीं पे इधर का यूज किया गया है, यानी आइदर का, आइदर के बाद ऑफ लगता है, उसके बाद द आता है, उसके बाद आता है काउंटेबल नाउन प्लूरल और उसके बाद आता है वर्ब और प्रोनाउन। देखिए आइदर ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है, लेकिन आगे आने वाला है वर्ब प्रोनाउन आइदर के अनुसार सिंगुलर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो लिखा है आइदर ऑफ सही है, द रोड्स, देखिए आइदर ऑफ के बाद द है और रोड्स भी प्लूरल है, अब वर्ब सिंगुलर आएगा। देखिए वर्ब यहाँ पे ए लीड है, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना या रास्ता दिखाना। लीड वर्ब है तो वर्ब में एस नहीं है, जिस वर्ब में एस नहीं होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, और हमें आइदर के अनुसार प्लूरल वर्ब नहीं चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो मेरे बच्चों यहाँ पे लीड नहीं होगा, लीड के जगह पे लीड्स हो जाएगा। आंसर क्या होगा, लीड के जगह पर लीड्स हो जाएगा। सही है, तो देखिए ऐसी बात नहीं है, आप आराम से इसे पढ़िए, मैं सारे क्वेश्चन को आपके साथ करूंगा, डिस्कस करूंगा। देखिए मैंने पहले भी बताया है आपको, देखिए अगर आप मान लेते हैं आप भाई बहन को बताना चाहते हैं और भाई बहन को बताते समय आप कजन ब्रदर लिखते हैं, तो मेरे बच्चों गलत है, कजन ब्रदर नहीं होगा। या आप कजन सिस्टर लिखते हैं तो मेरे बच्चों ये भी गलत है, कजन ब्रदर कजन सिस्टर नहीं, सिर्फ भाई या बहन किसी को बताना है आप याद रखिएगा कजन लिखा जाएगा, ओनली फॉर कजन होगा। क्लियर है। उसी तरह स्पाउज एक वर्ड आता है, SPOUSE, स्पाउज वाइफ का भी दे देता है या स्पाउज हस्बैंड दे देता है। देखिए स्पाउज का मतलब होता ही है पति या पत्नी, इसीलिए स्पाउज के बाद वाइफ और हस्बैंड का यूज नहीं होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा आई वेंट, मैं गया था, टू टेम्पल, मंदिर में, विथ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ गया था, तो माई पेरेंट्स सही है। आगे माई आंट, अपने चाची लोगों के साथ गया था, एंड और माई कजिन, और मैं अपने कजन के साथ भी गया था। देखिए कजन सिस्टर्स लगा दिया है,
तो मैंने कहा ना कि ब्रदर सिस्टर को बताने के लिए कजन सिस्टर्स नहीं होगा, तो माई कजन सिस्टर्स नहीं होगा, बल्कि आपको एक से ज्यादा बहन के बारे में बताने हैं तो आपको केवल माई कजन्स होगा। सिस्टर्स आप गलत लिखेंगे, यहाँ पे सिस्टर्स नहीं होगा, बस सिर्फ और सिर्फ माई कजन्स हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, लिखा है आई हैव पास, मैंने पास कर लिया है द एग्जामिनेशन, परीक्षा को 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले। चलिए टेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जान जाते हैं। देखिए अगर कहीं सेंटेंस में पढ़ते समय आपको एस्टरडे मिल गया, ये आपके CHSL-MT इसमें काम करेगा। एस्टरडे मिल गया या एगो मिल गया कहीं पर, या पास्ट मिल गया या अर्ली मिल गया, तो कहीं भी सेंटेंस में आपने पढ़ा कि एस्टरडे, एगो, पास्ट, अर्ली लिखा है, तो इनके रहने पर आगे का आने वाला वर्ब जो होता है वो V2 होता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर्स एगो, एगो है तो एगो के रहने पर सेंटेंस वर्ब सिंपल पास्ट होगा, V2 में होगा। तो यहाँ देखिए गलत है, हैव पास्ट डे गलत है, केवल और केवल मेरे बच्चों यहाँ पे पास्ड हो जाएगा। एकदम सीरियस होके पढ़िए, मैं रेगुलर आपकी क्लासेज दिया करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टैग से आधारित है, पढ़ते हैं। लिखा है कि द अर्थ, ये जो पृथ्वी है, मूव घूमती रहती है, राउंड चारों तरफ, द सन सूर्य का, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही है। अब इसका क्वेश्चन टैग बना दिया है इजंट इट। देखिए क्वेश्चन टैग जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे जो वर्ब लिखा जाता है यह सेंटेंस के मेन वर्ब के अनुसार, तो देखिए अर्थ से लेकर सन के बीच में देखना होगा कि वर्ब कौन सा टेंस में है। तो लिखा है द अर्थ मूव, देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, V5 में है, तो V5 के लिए ऑक्सिलरी वर्ब बनाया गया है डू और डज को, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, तो अर्थ के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इसका क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो अर्थ के अनुसार ईट आएगा, और ईट के अनुसार अगर आप वर्ब लेंगे तो डू और डज में से आपका डज आएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव में बनाइएगा तो डजंट ईट होगा। तो आपका जो यहाँ पे इजंट ईट लिखा है ना, ये गलत है। यहाँ पे मेरे बच्चों इजंट नहीं होगा, बल्कि आंसर होगा डजंट ईट होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सारे लोग इसको देखिए अच्छे से। लिखा है अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं। यू डू नॉट गिव, जब तक कि आप नहीं देते हैं, द कीज चाबियों को, ऑफ द सेफ, सेफ मतलब आलमीरा, आलमीरा का, यू विल बी शॉट। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि यदि आप अलमीरा का चाबी नहीं देंगे तो आपको मार दिया जाएगा, ये बोल रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर कहीं पे अनलेस लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, या कहीं पर अनटिल लिखा हुआ है, तो इसके ठीक बाद जो सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा, इसमें कभी भी निगेटिव वर्ड नहीं आएगा, कभी नॉट नहीं आएगा, कभी नेवर नहीं आएगा, ये सब चीज नहीं आएगा। तो अनलेस के बाद यहाँ पे यू डू नॉट जो देख रहे हैं ना, ये गलती है, नॉट यहाँ नहीं आना चाहिए, तो बस डू नॉट हटा दीजिए। बस ऐसे होगा अनलेस यू गिव द कीज, अगर आप चाबी नहीं देंगे तिजोरी का तो आपको मार दिया जाएगा, ये बोल रहा है, तो डू नॉट हटा दीजिए, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है, एक बार पढ़िए और पता कीजिए कि क्या गलती है। कह रहा है आई फाउंड, मैंने पाया है, द 2 फर्स्ट चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर मैंने पाए हैं, ऑफ द बुक किताब का, पार्टिकुलरली मुख्य रूप से, इंटरेस्टिंग जो बड़ा ही रुचिकर है। देखिए हम एक पढ़ते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव और एक पढ़ते हैं ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है ना ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर होता है एक कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4, तो उसके बाद होता है आपका कार्डिनल एडजेक्टिव। यानी सबसे पहले ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल में द लगता है, उसके बाद कार्डिनल एडजेक्टिव होता है, कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद जो यहाँ नाउन होता है मेरे बच्चों प्लूरल में होता है। क्लियर है? यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 2 जो है ये कार्डिनल एडजेक्टिव है और फर्स्ट है ऑर्डिनल है। तो ऑर्डर देखिए, पहले कार्डिनल तब बाद में ऑर्डिनल है, गलती है, तो यही हमें सुधारने होंगे। ऐसे आंसर जाएगा द फर्स्ट 2, बाकी सब सही है। देखिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द फर्स्ट 2। देखिए आप अगर अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो काफी अच्छा होगा। हम आपको 10-10 क्वेश्चन करके ऐसे डेली प्रयास करेंगे कि आपको मैं
क्लास देता रहूं। ठीक है, और ये 10 मई से एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है, 6 से 7:30 मॉर्निंग का बैच है, ऑफलाइन है। तो जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं इस बैच को ज्वाइन करें, और फिर हम लोग रेगुलर एक क्लास हम लोगों की चलेगी एसएससी का, आप रेगुलर क्लास से जुड़े। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों को।